हस्ता एक सुंदर नक्षत्र है। यह अत्यधिक रचनात्मक है। रचनात्मक बौद्धिकता ही हस्ता नक्षत्र को परिभाषित करती है। हस्ता का अर्थ है हाथ। हाथों के माध्यम से आप कुछ सुंदर बनाते हैं। इस नक्षत्र, जिसे हस्ता कहा जाता है, में बहुत सारी रचनात्मकता है। और चूंकि यह कन्या राशि से जुड़ा हुआ है और कन्या हर चीज का विश्लेषण करने में बहुत अच्छी है, कन्या दूसरों की आलोचना करने में भी अच्छी है और साथ ही कन्या काम के विवरण पर ध्यान केंद्रित करने में भी अच्छी है, इसलिए हस्ता ऐसा शानदार व्यक्ति पैदा करता है कि उसके पास अपने पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सभी गुण होते हैं। हस्ता में जन्मे लोग जो हस्ता में चंद्रमा या हस्ता में राहु रखते हैं, ये पुरुष और महिलाएं काफी बेचैन होते हैं। वे निष्क्रिय नहीं बैठ सकते। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जहां वे अपनी क्षमताओं, अपने हाथों का उपयोग कर सकें और इसके बारे में कुछ कर सकें। इसलिए जब हस्ता में जन्मा व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो यह उसके लिए एक बड़ा झटका होता है। केवल इसलिए नहीं कि अब पैसे आना बंद हो जाएंगे, लेकिन अब मुख्य समस्या यह है कि वह क्या करेगा, क्योंकि उसे कुछ गतिविधि की आवश्यकता है। लोग बहुत सक्रिय होते हैं, आप देख रहे हैं। तो हस्ता नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसने कई महान लेखकों, रचनात्मक लोगों और महान राजनेताओं को जन्म दिया है। और इस पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा कि जब राहु हस्ता में आता है तो क्या होता है। लेकिन हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूं। एक महान दार्शनिक थे, उनका नाम इमैनुएल कांट था और वह एक बहुत बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, एक उच्च विद्वान। वह हस्ता में जन्मे होंगे क्योंकि वह बहुत विश्लेषण करते थे। अगर आप उनसे उनकी राय पूछते हैं तो वह तुरंत अपनी राय नहीं देंगे, वह अपना समय लेंगे, शायद 1 महीना, शायद 2 महीने, शायद 6 महीने। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक युवा महिला थी और वह इस आदमी से प्यार कर बैठी और उसने इंतजार किया और इंतजार किया और स्पष्ट रूप से कांट कभी उसे प्रस्तावित नहीं करने वाले थे। एक आदमी के लिए जो इतना विश्लेषण करता है, आगे बढ़कर प्रस्ताव देना असंभव है। इसलिए अंततः महिला ने उसे प्रस्ताव देने का निर्णय लिया। अब एक महिला का एक पुरुष को प्रस्ताव देना कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है, कभी नहीं हुआ। लेकिन यह महिला उससे इतना प्यार करती थी कि उसने तय किया कि मैं उसे प्रस्ताव दूंगी। और इसलिए वह जाती है, उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। और इस पर कांट कहते हैं कि मुझे कुछ समय लगेगा, तुम्हें मुझे कुछ समय देना होगा। युवा महिला कहती है ठीक है, तुम अपना समय लो। और फिर इमैनुएल कांट एक बड़े विस्तार में जाते हैं। वह समझने के लिए कई किताबें पढ़ते हैं कि क्या शादी एक अच्छा विचार है या नहीं। और कई महीने बीत जाते हैं, वह कई किताबें पढ़ता रहता है, किताबों के बाद किताबें, और 6 महीने बाद अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हाँ, शादी के कई फायदे हैं। इसलिए अंततः वह शादी करने का निर्णय लेता है। वह उस युवा महिला के घर की ओर दौड़ता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है और वह पूछता है, आपकी बेटी कहाँ है? और बूढ़ा आदमी कहता है, वह पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। तो ऐसा ही होता है।
जब आप बहुत अधिक विश्लेषण करते हैं तो आप अवसर चूक जाते हैं। युवा महिला चली गई थी। वह पहले से ही शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी और कांट निराश था। और यह हस्त के साथ होता है क्योंकि यह बुध के चिन्ह कन्या से जुड़ा हुआ है। और जितना अधिक आप बुध से जुड़े होते हैं उतना ही अधिक आप बहुत अधिक विश्लेषण करते रहते हैं। और बहुत अधिक विश्लेषण अक्सर आपकी जिंदगी को सूखा बना देता है। वहां कोई नखलिस्तान नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई रस नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई प्यार नहीं है। आप कांट की तरह एक विद्वान हो सकते हैं लेकिन प्यार गायब है। युवा महिला चली गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पॉडकास्ट में मैंने कई और अंतर्दृष्टियां साझा की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्त एक अत्यधिक रचनात्मक नक्षत्र है। हालांकि यह रचनात्मकता, बौद्धिक रचनात्मकता के लिए अधिक विशिष्ट है। बौद्धिक रचनात्मकता के उदाहरण इस प्रकार हैं: समस्या समाधान, लेखन, दृश्यता, संचार और खुले विचारधारा। इसलिए हस्त एक तारा समूह है जो कई बौद्धिक रचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है, जिसने जीवन को देखने के तरीके को बदल दिया है। और जब धारणा अच्छे के लिए बदलती है तो जीवन भी अच्छे के लिए बदलता है। कई चौंकाने वाले वास्तु डिजाइन, प्रसिद्ध फिल्में, महान उपन्यास, खोजें और आविष्कार इस सुंदर, अत्यधिक रचनात्मक नक्षत्र हस्त नक्षत्र की कृपा से किए गए हैं। हस्त का अर्थ स्वयं हाथ है। हाथ जो बनाते हैं, हाथ जो ठीक करते हैं, हाथ जो जादू करते हैं। और कई बार यह नक्षत्र हमारे ग्रह माता पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जादुओं से भी जुड़ा होता है। हमेशा याद रखें, ऊर्जा वही है। आप इस ऊर्जा का उपयोग अच्छे कारण के लिए करते हैं या बुरे कारण के लिए, यह इस पर निर्भर करता है कि आप भीतर से क्या हैं। एक सकारात्मक व्यक्ति दिन के अंत तक हस्त की रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करेगा कुछ सुंदर बनाने के लिए, जबकि एक नकारात्मक सस्ता व्यक्ति हस्ता की रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग दूसरों के जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न करने के लिए करेगा। एक सफेद जादूगर आपको ठीक करने के लिए काम करता है, एक काला जादूगर आपको नष्ट करने के लिए काम करता है। दोनों एक ही ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, हालांकि उनके इरादे और उनके लक्ष्य अलग हैं। यह बस तलवार का तरीका है। आप इसका उपयोग अपने और अपने लोगों की रक्षा के लिए कर सकते हैं, या आप इसका उपयोग दूसरों को मारने और बहुत खून खराबा करने के लिए कर सकते हैं। हस्ता में राहु बस कुछ अनोखा बनाने की इच्छा को बढ़ा देता है। तलवार एक हथियार है। हस्ता में राहु का दूसरा पहलू यह है कि ये पुरुष और महिलाएं सामाजिक उत्थान लाना चाहते हैं, समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं। हस्ता में राहु का एक सुंदर उदाहरण है प्रतिभाशाली स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जिन्ना ने भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक मार्गदर्शक माना। गोखले बहुत जल्दी निधन हो गए। अपने 30 वर्षों की सक्रिय सामाजिक राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई भाषण दिए, कई अद्भुत किताबें लिखीं और अपने समय के कई कांग्रेसियों को भी मार्गदर्शन किया। गोखले बाल गांधी तिलक द्वारा चलाए जा रहे समाचार पत्र में लेख लिखा करते थे। यह एक तथ्य है कि गोखले और लोकमान्य तिलक
दोनों ने एक ही कॉलेज एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई की और दोनों गणित के प्रोफेसर थे। दोनों प्रतिभाशाली थे। हालांकि धीरे धीरे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में भिन्नताओं ने दुनिया के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एक दरार पैदा कर दी। गोपाल कृष्ण गोखले एक मध्यमवादी थे, जबकि बाल गांधी तिलक एक चरमपंथी थे। आज की भाषा में गोखले कांग्रेस के विचारधारा से संबंधित हैं, जबकि तिलक भाजपा के विचारधारा से संबंधित थे। तब से मध्यमवादियों और चरमपंथियों के बीच यह लड़ाई चलती रही है। गोखले की मृत्यु तिलक की मृत्यु से बहुत पहले हुई। गोखले के अंतिम संस्कार में तिलक गहरे प्रभावित हुए। उसकी आंखें नम हो गईं, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसने गोपाल कृष्ण गोखले के सम्मान में निम्नलिखित शब्द कहे। भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र का यह रत्न, श्रमिकों का यह राजकुमार अंतिम संस्कार स्थल पर शाश्वत विश्राम कर रहा है। उसे देखो और उसकी नकल करने की कोशिश करो, बाल गांधी तिलक कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के सम्मान में पाकिस्तान के संस्थापक पिता महात्मा अली जिन्ना प्रतिभाशाली गोपाल कृष्ण गोखले से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बार कहा, मेरा सपना एक मुस्लिम गोखले बनने का है। महात्मा गांधी वास्तव में गोपाल कृष्ण गोखले की सबसे महान रचना थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में करते हैं। गोखले गंगा की तरह हैं। पवित्र नदी में एक ताजगी भरा स्नान किया जा सकता है। हिमालय अजेय था और कोई आसानी से समुद्र में नहीं जा सकता था, लेकिन गंगा ने एक को अपनी गोद में बुलाया। नाव और चप्पू के साथ उसमें होना एक आनंद था। महात्मा गांधी अक्सर गोखले को महात्मा के रूप में संदर्भित करते थे। यह गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने गांधी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के लिए 1910 का नताल अनुबंधित श्रमिक विधेयक तैयार किया। गोखले ने गांधी की कई पहलों को भी वित्त पोषित किया, जिसमें गांधी के भारत लौटने पर साबरमती आश्रम की स्थापना शामिल है। महात्मा गांधी और तिलक द्वारा वर्णित ऐसे महान आत्मा गोपाल कृष्ण गोखले वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप का हीरा थे, जिन्हें जिन्ना ने भी पसंद किया। ऐसे महान व्यक्ति 48 वर्ष की आयु में निधन हो गए। वह वास्तव में हस्त नक्षत्र में राहु का एक चमकता उदाहरण है। मैं इस महान व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले के सामने विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। दूसरों का अवलोकन करना, जीवन और कार्य के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करना, मानवता की सेवा करना, ये हस्त में राहु के कुछ गुण हैं। ये लोग सेवा करना पसंद करते हैं। उनके पास एक सेवक का दिल होता है। हमेशा याद रखें, एक आदमी की महानता का माप उसके पास कितने सेवक हैं यह नहीं है, बल्कि वह कितने लोगों की सेवा करता है। आजकल कई विकसित होते हुए कार्यकारी नए प्रबंधन के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिसे सेवक नेतृत्व कहा जाता है। सेवक नेता पहले एक सेवक होता है। यह एक स्वाभाविक भावना से शुरू होता है कि कोई सेवा करना चाहता है, पहले सेवा करना चाहता है, शक्ति, प्रभाव, प्रसिद्धि या धन चाहने के विपरीत। हस्त जो सेवा के चिन्ह में है, अर्थात कन्या राशि में सेवा की ओर झुका हुआ है, राहु हस्त में इस भावना को बढ़ा देता है कि वह दूसरों की सेवा में है। अच्छे नेताओं को पहले अच्छे सेवक बनना चाहिए। हमेशा इसे याद रखें। एक सच्चा नेता तभी जन्म लेता है जब वह सेवा के अनुभव से गुजरता है। नेता बनने के लिए
आपको पहले एक सेवक होना चाहिए। इसलिए हंसता महान नेता बनने की क्षमता लाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक बार एक अच्छा सेवक था। यह मुझे उस व्यक्ति की याद दिलाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बना, विलियम हैरिसन। हैरिसन के पास हंसता में राहु था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास में सबसे छोटी राष्ट्रपति अवधि बिताई। वह कार्यालय में मरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे। हैरिसन ने अपने उद्घाटन के केवल 31 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त किया और उनके अंतिम शब्द अमेरिकी उपराष्ट्रपति जॉन टाइलर की ओर थे, जो उनकी मृत्यु के बाद अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। विलियम ने टाइलर से कहा, सर, मैं चाहता हूं कि आप सरकार के सच्चे सिद्धांतों को समझें। मैं चाहता हूं कि उन्हें लागू किया जाए। मैं और कुछ नहीं मांगता। ये उनके अंतिम शब्द थे और फिर वह मर गए। हंसता में राहु की गहराई ऐसी है कि वे कुछ सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर इस समाज की सेवा करना चाहते हैं। एक सुंदर पेंटिंग जो अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हैरिसन के अंतिम क्षण को कैद करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हैरिसन लगभग बिना पैसे के मर गए। उनकी सबसे स्थायी विरासत वह श्रृंखला है जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय क्षेत्रीय गवर्नर के रूप में भारतीय अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत की और हस्ताक्षर किए। बातचीत एक महान कौशल है जो कन्या हस्ता राहु के जातक में आता है। ये जातक सौदे पर पहुंचने में अच्छे होते हैं। वे अच्छे सौदा बनाने वाले होते हैं। वे सही समय का अनुभव कर सकते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि एक अच्छे सौदा बनाने वाले बनने के लिए आपके पास 3 मूलभूत विशेषताएं होनी चाहिए, और वह हैं समय, समय और समय। राहु हस्ता की रचनात्मक बौद्धिकता का एक बेहतरीन उदाहरण आइजक न्यूटन है। सर आइजक न्यूटन जब राहु हस्ता में थे, 300 साल पहले एक वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। आपने सुना होगा कि एक सेब गिरा जबकि न्यूटन एक बगीचे में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं और कभी ऊपर क्यों नहीं। क्यों नीचे। अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं तो यह फिर से नीचे आएगा। सब कुछ ऐसा ही करता है। क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? उन्होंने सोचा और खोज की और अंततः गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज निकाला कि पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचती है। इसमें एक विशेष शक्ति है जो सब कुछ नीचे खींचती है। आज का विज्ञान वास्तव में उसकी खोज की नींव पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आधुनिक विज्ञान का आधार बन गया, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि जीवन में बिना इसके विपरीत कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। एक महान कवि, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने न्यूटन से पूछा, श्री न्यूटन, ये सच है कि सेब पेड़ से गिरा और पृथ्वी पर आया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बताइए, ये पहले वहां कैसे गया? कुछ सेब के पेड़ 120 फीट ऊंचे होते हैं। पानी सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचता है, भले ही पेड़ 120 फीट ऊंचे हों। कुछ चीज पानी को इतनी ऊंचाई तक उठाती है, वो क्या है? इसे लिविटेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पहले ही लिविटेशन पर शोध करना शुरू कर दिया है। गुरुत्वाकर्षण वह है जो आपको पृथ्वी की ओर खींचता है। लिविटेशन कुछ ऐसा है जो आपको पृथ्वी से ऊपर की ओर खींचता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने विपरीत के बिना अस्तित्व में न हो। जीवन और मृत्यु, दिन और रात, दुख और खुशी, बचपन और बुढ़ापे, विपरीत हमेशा मौजूद होता है। वास्तव में जब सकारात्मक और नकारात्मक एक साथ आते हैं तो बिजली भी उत्पन्न होती है।
जो पेड़ बाहर उगता है वह जमीन के नीचे भी उगता है। यही इसका संतुलन है। जीवन ऐसा ही होना चाहिए, संतुलित। दुख गहराई देता है, खुशी ऊंचाई देती है। दुख जड़ें देता है, खुशी शाखाएं देती है। खुशी एक पेड़ की तरह है जो आसमान में जाता है, और दुख पेड़ों की तरह है जो धरती के गर्भ में जाती है। दोनों की आवश्यकता होती है, और जितना ऊंचा एक पेड़ जाता है उतना ही गहरा वह एक साथ जाता है। जितना बड़ा पेड़ होगा उसकी जड़ें भी उतनी ही बड़ी होंगी। वास्तव में यह हमेशा अनुपात में होता है। यही इसका संतुलन है, और ऐसा ही जीवन को संतुलित होना चाहिए। चूंकि कन्या कालपुरुष कुंडली के 6वें घर पर शासन करती है। 6वें घर के सभी कारक जैसे विवादों को सुलझाना या बनाना, अदालतों में लड़ाई, गुप्त दुश्मनों से समस्याएं, जीवन के दैनिक पाठ्यक्रम में उलझना, शिकार बनना या दूसरों का शोषण करना। जब राहु हस्त में आता है तब सभी बातें सामने आती हैं। अधिक सोचने, विश्लेषण करने और अत्यधिक तर्क लगाने से कभी कभी व्यक्ति अवसाद या निराशा में चला जाता है। तो पहला पाठ है कि अधिक सोचने से बचें, अपने दिमाग से बाहर निकलें और अपने दिल में जाएं। कम सोचें, अधिक महसूस करें। यह सभी हस्ता राहु नेटिव्स के लिए सलाह है। हस्ता नक्षत्र की देवी सावित्री है। सावित्री 12 सूर्य देवताओं में से एक है। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप सभी 12 सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं। इन 12 मंत्रों में 10वां सूर्य मंत्र ओम सावित्री नमः। हस्ता की इस देवी भगवान सावित्री को प्रणाम है। मेरे सभी श्रोताओं के बड़े हित के लिए मैं अब सभी 12 सूर्य मंत्रों का जाप करूंगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भाणवये नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचि नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 सूर्य मंत्र हैं। और सावित्री, ओम सावित्री नमः भगवान सावित्री को संबोधित मंत्र है, जो हस्ता नक्षत्र की देवी हैं। सावित्री का अर्थ है प्रेरक, जागरूक करने वाला, जीवनदायिनी। वह सूर्योदय से पहले का सूर्य है और उसे सावित्री कहा जाता है। और सूर्योदय के बाद लेकर सूर्यास्त तक जो सूर्य आप देखते हैं उसे सूर्य कहा जाता है। पवित्र सूर्य मंत्र का जाप करके ओम सावित्री नमः, ओम सावित्री नमः, ओम सावित्री नमः आप हस्ता नक्षत्र को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सावित्री हस्ता का स्वामी है। हस्ता नक्षत्र का पवित्र वृक्ष रीता का वृक्ष है। रीता को भारतीय साबुन बेरी के नाम से भी जाना जाता है। कन्या युवा अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि कन्या लग्न और कन्या चंद्र राशि में जन्मे पुरुष और महिलाएं अपने जीवन भर युवा दिखाई देते हैं। युवावस्था का सबसे बुनियादी संकेत आपके बालों की गुणवत्ता और रंग है। रीता आपको अपने बालों के रंग को बनाए रखने में मदद करती है और यह आपके बालों को भी मजबूत बनाती है। हस्ता निष्क्रिय नहीं रह सकता और हस्ता में राहु मामलों को और अधिक तीव्र बनाता है। निवासी पूरी तरह से सक्रिय होता है और अक्सर बेचैन हो जाता है यदि उसके पास कोई नौकरी, काम या कार्य नहीं है। ऐसे निवासियों के लिए बेरोजगारी की स्थिति
या यदि आपके रास्ते में कोई व्यवसाय नहीं आ रहा है तो यह बहुत निराशाजनक होता है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि यह आय को प्रभावित करता है, बल्कि इसलिए भी कि यह उन्हें निष्क्रिय बना देता है। जो उन्हें पसंद नहीं है वे हमेशा सक्रिय रहना चाहते हैं। ये लोग जीवन में शायद ही कभी रिटायर होते हैं। उनका सिद्धांत सरल है, काम करते रहो, जीवन की अंतिम सांस तक कुछ रचनात्मक और निर्माणात्मक करते रहो। हस्त में राहु कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मेष लग्न में जन्मे निवासियों के लिए अधिक लाभकारी है। कुल मिलाकर हस्त में राहु वास्तव में एक ऐसा स्थान है जो व्यक्ति की कुछ अनोखा उत्पन्न करने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। अपनी रचनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर दे। मैं हस्त के अत्यधिक रचनात्मक नक्षत्र के सामने विनम्रता से झुकता हूँ। उसकी कृपा मुझ पर और मेरे सभी अनुयायियों और श्रोताओं पर बरसे। हस्त का सार यह है कि दुनिया को यह समझाने में मदद करना कि दृढ़ संकल्प और निरंतरता के माध्यम से कोई कई अद्भुत चीजें बना सकता है। क्यों केवल 7 अद्भुत चीजें, बल्कि कई निश्चित रूप से केवल तभी जब आप प्रयास करने के लिए तैयार हों और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। यह याद रखना आवश्यक है कि यदि आप गंभीरता से लिए जाना चाहते हैं तो निरंतर रहें। दीर्घकाल में प्रयासों की निरंतरता ही सब कुछ है। यह ऐसा नहीं है जो हम अपने जीवन में एक बार करते हैं, यह वह है जो हम निरंतर करते हैं, जो परिवर्तन, सफलता और आनंद लाता है जिसे आप खोजते हैं। हस्त निरंतर रहने के बारे में है और यही अंत में मायने रखता है, क्योंकि सफलता हमेशा महानता के बारे में नहीं होती, यह निरंतरता के बारे में है। निरंतर प्रयास, न कि ताकत या बुद्धिमत्ता, हमारे संभावनाओं को खोलने की कुंजी है। हस्त में राहु के साथ जन्मे सभी पुरुषों और महिलाओं को अधिक शक्ति। अपने प्रयासों को जारी रखें और आप सफलता प्राप्त करेंगे। जय श्री गांधी, जय गुरु।